अलीसा ने आंखें खोलीं तो खुद को अनजान जगह देखकर हैरान हुई, मगर कुछ देर पहले होने वाला वाकया याद आया तो एक झटके से उठी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े शर्टलेस मुकसिम की कमर पर पड़ी तो फौरन नसें झुकाकर उठ खड़ी हुई और अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। मुकसिम उसे उठता देख चुका था, मगर अनजान बना पासवर्ड पट्टी करने में मसरूफ रहा। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैं आपको नहीं जानती, प्लीज़ आप मुझे वापस छोड़ आए। मेरे घर वाले परेशान हो गए होंगे। अलीसा एक ही सांस में बोल गई। सांस ले लो लड़की, कितना बोलती हो तुम। मुकसिम ने कदम अलीसा की जाने बढ़ाते हुए कहा तो अलीसा डर कर 2 कदम पीछे हुई। आप प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अलीसा ने लहजा मजबूत करते हुए कहा। नहीं बेबी, अब आप कहीं नहीं जा सकती। कुछ देर में हमारा निकाह है। चुपचाप हाँ कर देना, क्योंकि अगर मैंने हाँ करवाई तो तुम में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुकसिम अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, मैं आपसे निकाह नहीं करूँगी। मुझे बाबा की इज्जत बहुत अजीज़ है। मैं कभी आपसे निकाह नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझे जाने दें। अलीसा ने फिर हिम्मत करके इल्तिजा की। नो बेबी, मैंने बोला ना कि अब तुम कहीं नहीं जा सकती। और अगर तुमने निकाह से इनकार किया तो क्या नाम है तुम्हारे भाई का? आसिम। वो तो मेरे पास है ही। सोचो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मुहसिन की बात सुनकर अलीसा की आंखों में खौफ फैल गया और साकित हो गई। उसकी अगली बात सुनकर। और अगर अभी भी इनकार किया तो याद रखना, निकाह के बगैर साथ रखूंगा और सारी जिंदगी तुम्हें किसी से मिलने भी नहीं दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। मुहसिन कहता अलमारी की तरफ बढ़ा और एक लाल रंग का दुपट्टा अलीसा के सर पर उड़ दिया। ये दुपट्टा उससे कल ही निकाह के लिए लिया था, मगर निकाह ऐसे होगा ये उसे नहीं पता था। चुपचाप हाँ कर देना, मैं सख्ती का कायल नहीं हूँ। मुहसिन बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि पीछे अलीसा फूट फूट कर रो दी। वो चाहता तो उसे हकीकत बता सकता था कि उसके पापा ने उसका रिश्ता मुहसिन के साथ ही तय किया है, मगर वो अलीसा की नज़रों में सरदार साहब को गलत साबित नहीं करना चाहता था। वो अलीसा को महफूज करना चाहता था। इससे निकाह आज हो या कल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे मालूम था कि अलीसा नहीं मानेगी, इसलिए उसने अलीसा को झूठी धमकी दी। दादा, काजी साहब और कुछ गवाहों को लिए पहुंच चुका था। सैयद भी वहीं पर मौजूद था। मुकसम बाहर आया और लॉन्च में रखे सोफे पर बैठ गया। साथ काजी साहब बैठे थे। निकाह शुरू करवाएं काजी साहब। मुकसिम की भारी आवाज़ लॉन्च में गूंजी और काजी साहब ने निकाह शुरू करवाया। मुकसिम की रजामंदी के बाद वो लोग अलीसा के पास गए और उसके चेहरे पर घूंघट था। बे आवाज़ रो रही थी। काजी साहब ने उसकी रजामंदी पूछी तो वो कुछ न बोली। सैयद उठकर अलीसा के पास खड़ा हुआ और उसके सर पर हाथ रखा तो अलीसा को और टूट कर रोना आया। उसकी जगह तो उसके बाबा ने होना था ना। दिल पर पत्थर रख के अलीसा ने रजामंदी दी और कांपते हाथों के साथ दस्तक किए। आज वो अलीसा सरदार शाह से अलीसा मुकसम मीर अहमद बन गई थी। मुकसम ने भी दस्तक किए और काजी साहब और गवाहों को रवाना किया। मुगजम यार, वो बच्ची है, बहुत सहम गई है। तुम उसे सच बता देते या सब्र कर लेते, कल तो निकाह हो ही जाना था। सैयद मुकसम के सामने खड़ा पूछ रहा था। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था जैद। मुझे अब एक पल किसी पर भी भरोसा नहीं। वो मेरे पास है तो कोई भी मुसीबत अलीज़ा तक नहीं आ सकती, और ये सब बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे। और मुबारक हो यार, अपनी मोहब्बत हासिल कर ली तुमने। सैयद मुकसम के गले मिलते हुए बोला। मुझे पूरा यकीन है तुम उस पर एक आंच नहीं आने दोगे। बस वो जिस परेशानी में हलकान हुए जा रही है वो दूर कर देना। सैयद मुकसम को खुदा हाफिज कहता बाहर की जाने पड़ गया। मुकसम कमरे में दाखिल हुआ तो अलीसा बेड पर बैठी रोने में मसरूफ थी, जबकि मुकसम का दिया गया दुपट्टा पास बेड पर पड़ा था। मुकसम ने सर दा भरी और अपना मोबाइल निकाला। अलीसा की तरफ कदम बढ़ाए। मुकसम ने फ़ोन अलीसा के सामने किया तो उसे नज़र उठाकर फ़ोन को देखा। अलबत्ता मुकसम को देखने की गलती नहीं की। तुम्हारे बाबा का फ़ोन है, बात कर लो। मुकसम कहता फ़ोन बेड पर रखता वॉशरूम की जाने पड़ गया। मुकसम ने सरदार साहब को तमाम सूरत हाल के बारे में बता दिया था और उनसे निकाह की रस्मंदी भी ले ली थी। और निकाह के वक्त वो निकाह में शामिल थे, वीडियो कॉल पर। अलीसा ने फ़ोन पकड़ा और कान से लगाया। हेलो मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? फ़ोन में से सरदार साहब की आवाज़ सुनाई दी तो अलीसा का सब जवाब दे गया और वो फूट फूट कर रोने लगी और उसके साथ क्या हुआ सब बताने लगी। मेरा बच्चा, रोना बंद करो और मेरी बात सुनो ध्यान से। सरदार साहब ने अलीसा को चुप करवाया और अपनी बात का आगाज़ किया। मुज़्ज़म मेरे दोस्त का बेटा है और कल इनसे आपका निकाह था। ये फैसला मेरा था बच्चे। आपकी जान को खतरा है, इसलिए आपको महफूज करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी था। सरदार साहब ने अलीसा को सारी हकीकत बयान की और मुकसिम के हवाले से उसके तमाम खदशात ख़त्म किए। लेकिन बाबा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ले जाएं प्लीज़।
अलीसा इल्तिजा करते हुए बोली। बेटा, आपकी नज़र में मेरे फैसले की कोई भी अहमियत है? अगर है तो आप मेरी बात मानेंगी, और जो मैंने आपको समझाया है अगर नहीं है तो। अभी सरदार आगे बोलते अलीसा बोल पड़ी। बाबा जान, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, मैं सब मानने को तैयार हूँ। अलीसा ने यकीन दिलाना चाहा। ठीक है बेटा, मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगा। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरा बच्चा। अलीसा फ़ोन बंद करती बेड पर बैठ गई और मुक्सम का फ़ोन भी खुद से कुछ फासले पर रख दिया। मुक्सम फ्रेश होकर निकला तो देखा अलीसा बेड पर सर झुकाए बैठी है। वो समझ गया कि वो अब मुक्सम के साथ रहने में काफ़ी कंफ्यूज हो रही है। मुक्सम ने अपना फ़ोन उठाया और मुलाजिम को खाना लाने का कहता बेड के सामने रख के सोफे पर बैठ गया और भाग और अलीसा को देखने लगा, जो कन्फ्यूज सी बैठी थी, मगर नजर उठाने की जहमत नहीं की थी। अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे साथ कैसे रहोगी कैसे नहीं। मैं महरम हूँ तुम्हारा, और अपने महरम से किसी को खतरा नहीं होता। ड्रेसिंग रूम में तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मुलाजमा खाना लेकर आ रही है, ठीक से खाना खाना और आराम करना। मैं जल्द वापस लौट आऊँगा। मुहसिन ने अलीसा को नज़रों के आसार में रखते हुए नरम लहजे में कहा तो अलीसा फक्त हाँ में सा हिला गई। मुहसिन एक आखिरी नज़र उस पर डालता अपने वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाए बाहर निकल गया। वो अलीसा को थोड़ा वक्त देना चाहता था ताकि वो रिलैक्स हो जाए। मुहसिन के निकलते ही अलीसा उठी और ड्रेसिंग रूम की जानिब चल दी। उससे अलमारी खोली तो मुंह खोला का खुला रह गया। वो अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी थी। हर रंग का फैंसी से लेकर सादे तक का हर ड्रेस वहाँ मौजूद था। साथ वाला हिस्सा खोला तो वहाँ हर किस्म के जूते और ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। सामने एक ड्रेसिंग टेबल था जिसकी एक साइड पर हर रंग की कांच की चूड़ियाँ और ज्वेलरी का सामान और मेकअप का सामान मौजूद था। अलीसा को ऐसे एहसास हुआ जैसे वो शख्स उसकी हर पसंद के बारे में जानता है। वो जानता होगा कि अलीसा हर ड्रेस के साथ कलर मैचिंग चूड़ियाँ पहनती हैं। अपनी सोचों को झटक कर अलीसा ने एक ऑफ वाइट ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चली गई। वो नहा कर निकली तो मुलाजमा खाना हाथ में पकड़ी खड़ी थी। अलीसा ने खाना रखने का इशारा किया और मुलाजमा खाना रख कर चली गई। अलीसा ने बाल ब्रश करके हल्का सा गैजर लगाया और बाल कमर पर खुले छोड़कर सोफे पर आकर बैठी। उसका खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मगर थोड़ा सा खा लिया और टुकड़े उठाकर रूम से बाहर निकली। उसे किचन का पता नहीं था। पहले तो उसने चारों तरफ नसें घुमाई, उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर एक मुलाजमा उसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। बीवी जी, आप मुझे दे दें, मैं रख दूंगी। मुलाजमा ने ट्रे पकड़ते हुए कहा। अरे, आपने तो सही से खाना ही नहीं खाया। मुलाजमा ने खाना वैसे ही देखते हुए कहा। वो मुझे भूख नहीं थी। चलें, कोई बात नहीं, बस साहब आने वाले हैं, फिर आप खा लीजिएगा। मुलाजमा कहती वहाँ से चली गई और लीसा ने वापस कदम कमरे की जानिब लिए। कमरे में आकर लीसा ने नज़र चारों तरफ घुमाई। वो कमरा बहुत बड़ा था। सामने बड़ा सा बेड, उसके बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल, एक साइड पर सोफे पड़े थे, सामने शीशे का टेबल, कुछ साइड्स पर कीमती शोपीस पड़े थे। साथ ही ड्रेसिंग रूम और उसके साथ वॉशरूम बना था। दीवारों पर ग्रे और ब्लैक वॉलपेपर लगा था। वो कमरा बहुत खूबसूरत था। ये सब देखते अलीसा के सहने मुलाजमा की बात आई कि मुकसिम आने वाला है। वो जल्दी से बेड पर लेट गई, साइड से लाइट्स ऑफ करके ब्लैंकेट सर से पैर तक तान कर सोती बनी, क्योंकि वो मुकसिम का सामना नहीं करना चाहती थी। मुकसिम रात के 1 बजे घर में दाखिल हुआ, सीधा अपने कमरे में गया। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। मुकसिम ने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की तो नज़र सामने बेड पर सोते अलीसा पर गई। वो बेख्तियार मुस्कुरा उठा क्योंकि अलीसा मुकसिम की साइड पर सो रही थी। मुकसिम मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर वो बाहर आया तो अलीसा को दिखने लगा, जो सर से पाँव तक कंबल ताने सो रही थी। मुकसिम दूसरी साइड पर आया और आराम से लेट गया। करवट अलीसा की जानिब बदल कर आहिस्ता से कंबल उसके चेहरे से हटाया और दोनों हाथ अपने मुंह के नीचे रखे बिल्कुल बच्चों की तरह सो रही थी वो। मुकसिम ने उसे खींचकर अपने करीब किया और उसका चेहरा अपने बाजुओं पर रखे गौर से उसे देखने लगा। थोड़ा सा झुककर अलीसा के माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर सब की और कुछ देर उस सुकून को अपने अंदर उतरता महसूस किया। थोड़ा सा पीछे होकर अलीसा को देखा, जो गहरी नींद सो रही थी। मुकसिम फिर से झुका, पूरी शिद्दत से उसके दोनों गुलाबी गाल चूम लिए, जिससे अलीसा की आंखों में थोड़ी सी हरकत हुई, मगर वो फिर सो गई। मुकसिम उसे देखकर खुलकर मुस्कुराया। अब उसे यकीन हो गया था कि मोहतरमा की नींद कितनी गहरी है। वो मुस्कुराता हुआ उसका सर अपने सीने पर रखता आंखें मूंद गया। बाबा जान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने हमें एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। इस वक्त सब सरदार साहब के कमरे में मौजूद थे। आमना बेगम तो रोई जा रही थी, जबकि अहमद और अली का भी यही हाल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो मेरी बेटी है, मेरी जान बसती है उसमें। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं कोई गलत फैसला कर सकता हूँ?
بابا جان، ہم آپ کو غلط نہیں بول رہے، مگر آپ نے اچانک یہ سب کیا ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہم نہیں رہ سکتے اس کے بغیر۔ عمر نے شکوہ کیا۔ میرے بچوں، بات کو سمجھو۔ تمہاری بہن کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا اور وہ بالکل محفوظ ہے۔ میں جلدی تم سب کو لے کر جاؤں گا اس کے پاس۔ اور آپ بھی رونا بند کریں بیگم، آپ کی بیٹی ٹھیک ہے اور محفوظ ہے۔ سردار صاحب سب کو سمجھاتے آمنہ بیگم کو چپ کروانے لگے۔ اب جو بھی تھا انہیں سب کو سنبھالنا تھا۔ عمر اور عاصم کسی کام سے باہر جا رہے تھے۔ جب عمر کی نظر لان میں بیٹھے احمد اور علی پر پڑی، عمر نے ان کی طرف قدم بڑھانے قریب پہنچے تو تڑپ ہی اٹھے۔ احمد سر کو جھکائے رو رہا تھا، جبکہ پاس بیٹھا علی اداسی سے سر نیچے کیے بیٹھا تھا۔ میرے شہزادوں، کیا ہوا؟ تم لوگوں کو رو کیوں رہے ہو؟ بھائی، ہمیں آپ ہی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ ہم سے دور چلی گئی ہیں، اب وہ پتہ نہیں آئیں گی کہ نہیں۔ وہ کہیں نہیں گئی۔ تم لوگ ایسے کرو گے تو میں بابا کو بولوں گا کہ تم لوگوں کو ملوانے نہ لے کر جائیں، کیونکہ تم لوگ کسی بات کو سمجھ نہیں رہے۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بھائی، میں اب نہیں رہوں گا، آپ پلیز بابا کو یہ مت کہنا۔ احمد تڑپ کر بولا۔ ٹھیک ہے، پر اب تم لوگ نہ اداس ہوگے نہ ہی روگے، وعدہ کرو۔ جی، وعدہ۔ دونوں ایک آواز میں بولے اور عمر ان کو اندر بھیجتا خود عاصم کی جانب بڑھ گیا، جو گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ صبح لیسا کی آنکھ کھلی تو خود کو مقسم کی بازوؤں کے مضبوط حصار میں قید پایا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر مقسم کا حصار اتنا بھی کمزور نہ تھا۔ علیسا اپنی پوری جان لگاتی اٹھنے کی کوشش کرتی، مگر مجال ہے کہ وہ بندہ ذرا سا بھی ہلا ہو۔ اللہ انسان ہے یا پتھر؟ علیسا بولتی پھر سے جی جان لگا کر اس کے بازو سے نکلنے کی کوشش کی، جو پھر سے ناکام ٹھہری۔ چھوڑے، مجھے اٹھنا ہے۔ یہ بار علیسا مقسم سے مخاطب ہوئی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے بولا چھوڑے مجھے، پھر سے جواب نہیں آیا۔ علیسا کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ میں بول رہی ہوں چھوڑے مجھے، آپ کو سنائی نہیں دیتا کیا؟ علیسا اس بار پوری قوت سے چلائی۔ مقسم نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مقسم نے علیسا کو ایک جھٹکا دیا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ علیسا کی تو مانو جان ہی حلق میں اٹک گئی۔ پلیز مجھے چھوڑے، مجھے اٹھنا ہے۔ علیسا نے نسیں جھکا کر کہا۔ نو بیبی، تم اٹھ کر کیا کرو گی؟ تم سے کام تھوڑی کروانا ہے میں نے۔ تمہیں تو اپنے سامنے رکھنا ہے، ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہو گی، میرے بے حد قریب۔ مقسم بولتا ہوا اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا، جبکہ علیسا اس کے لمس پر تڑپ ہی اٹھی تھی۔ اس سے اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنا بے حد مشکل تھا۔ آپ پلیز مجھے چھوڑے، مجھے فریش ہونے جانا ہے۔ علیسا نے لڑکڑاتی زبان میں التجا کی تو مقسم کو اس پر رحم آ ہی گیا۔ ٹھیک ہے، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر ناشتہ کرنا ہے۔ مقسم اسے چھوڑتا ہوا بولا اور علیسا ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا وہاں سے بھاگی، جبکہ مقسم تو اس کی سپیڈ دیکھتا رہ گیا۔ علیسا ڈریسنگ روم میں آ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، جو خود کو تھوڑا نارمل کر کے جلدی سے ڈریس نکالا اور تیار ہو کر باہر آئی تو دیکھا مقسم وہیں ہی لیٹا ہوا تھا، جبکہ ایک بازو آنکھوں پہ رکھے تھا اور اس کا چہرہ وہ دیکھ نہیں سکی، مگر اسے لگا جیسے وہ سو رہا ہے۔ علیسا آہستہ آہستہ قدم لیتی دروازے تک پہنچی۔ ابھی وہ دروازہ کھولتی کہ اپنے پیچھے سے مقسم کی آواز سے رک گئی۔ ناٹ بیڈ بیبی، بیگم شادی کی پہلی صبح ہے اور آپ اپنے شوہر کے بغیر باہر جا رہی ہیں۔ مقسم ٹھیک اس کے پیچھے کھڑا ہوتا اپنی گمبھیر آواز سے بولا، جبکہ علیسا تو بت ہی بن گئی۔ تم نے تو نکاح کی مبارکباد بھی نہیں دی۔ مقسم اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، زبردستی کا نکاح؟ علیسا بڑبڑائی۔ چلو کوئی بات نہیں، کل نہیں تو آج ہمارا نکاح ہو ہی جانا تھا، پھر کیا زبردستی اور کیا رضامندی؟ مقسم سنجیدگی سے بولا، علیسا کو الجھن میں ڈال گیا۔ اب تم مجھے مبارکباد دو گی کہ میں دوں؟ مقسم بولتا اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، جبکہ علیسا پیچھے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ آئی ایم ویٹنگ فار یور رپلائی۔ مقسم بولتا وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ کے راستہ بند کر گیا۔ پلیز آپ تھوڑا پیچھے ہٹ کر بات کریں، علیسا نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں نہ ہٹوں تو؟ مقسم اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا ہوا بولا، اور علیسا کا چہرہ دیکھنے لگا جو خون چھلکانے کے در پر تھا۔ مقسم اپنے جذبات پر قابو پاتا فوراً پیچھے ہٹا اور کچھ قدم فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ میں 10 منٹ میں ریڈی ہو کر آ رہا ہوں، تب تک تم باہر نہیں جاؤ گی، میرا انتظار کرو گی۔ محسن نرم لہجے میں کہتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ علیسا کی تب سیٹ کی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اللہ، یہ کتنے بے شرم ہیں! علیسا اپنی تیز چلتی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ محسن فریش ہو کر نکلا تو علیسا وہیں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا آئینے کے سامنے آیا اور اپنے بال بنانے لگا۔ علیسا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، اس لیے اسے محسن کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ آئینے میں مسلسل اسے سوچوں میں گم بیٹھا دیکھ رہا تھا۔
ब्रश रखता हुआ अलीसा की तरफ आया, उससे करीब बैठा और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा, उसे अपने हसार में कैद कर गया। जबकि अलीसा तो उस अचानक होने वाले हमले के लिए तैयार ना थी। उसके मुंह से चीख निकलती निकलती रह गई, क्योंकि मुक्सिम ने उसके होंठों पर अपना भारी हाथ रख दिया था। बेबी, शोहर यहाँ मौजूद है और आप किसी और दुनिया में पहुंची हुई हैं। मुक्सिम अपना हाथ हटाता, उसके की मजबूत हसार बनाता उसे मुकम्मल बेबस कर गया। आप पीछे रहकर बात नहीं कर सकते?" अलीसा हिम्मत करते हुए बोली। नहीं बेबी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुमसे दूर रहकर बात करूं। मुक्सिम उसका हाथ होंठों से लगाते हुए बोला। अलीसा ने घबराकर उसके हसार से निकलने की कोशिश की, जो कि नाकाम ठहरी। ये मुज़म्मिल अहमद का हसार है बेबी, जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी रहना है, और इसे तोड़ने की इजाज़त मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मुक्सिम बोलता उससे गिर अपना हसार मजबूत कर गया। प्लीज़ छोड़े, मुझे नाश्ता करना है। अलीसा इस बार मुक्सिम की आंखों में देखते हुए बोली। ये पहली बार था जब मुक्सिम को अपना दिल सीने से बाहर आता हुआ महसूस हुआ। धड़कनें बेतरतीब हुई। कल से ही पहली बार था जब अलीसा ने मुक्सिम की जानिब देखा था। मुक्सिम के मुसलसल देखने से वो नसें झुका गई, जबकि मुक्सिम पर जैसे जादू सा हो गया था। वो यकटक उसे ही देखे जा रहा था। छोड़े मुझे, बाहर कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अलीसा ने दरवाजे पर मुसलसल होती दस्तक सुनकर मुक्सिम से बोला। अलीसा के बोलने से मुक्सिम फौरन होश की दुनिया में लौटा और नरमी से अलीसा को छोड़ा और उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजमा खड़ी थी। वो छोटे साहब नीचे, साहब जी और बड़ी बीबी आपको बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। मुक्सिम बोलता हुआ अलीसा की जानिब बढ़ा और नरमी से उसका हाथ पकड़कर अपने बराबर किया, जो मुक्सिम की गुर्बत से बेहाल सुर्ख हुई पड़ी थी। मुझसे घबराया मत करो, शोहर हूँ तुम्हारा, तुम्हारा मुहाफिज और बेहतरीन दोस्त भी। मुझसे तुम वो सब बोल सकती हो जो किसी और को नहीं बोल सकती। मुझ पर तुम्हारा मुझसे भी बढ़कर हक है। मुज़म्मिल अहमद का वजूद का रुआं रुआं अलीज़ा मुज़म्मिल अहमद की मलकियत है। मुक्सिम मोहब्बत भरे लहजे में उसका माथा चूमते हुए बोला तो अलीसा कन्फ्यूज सी हो गई। भला एक ही दिन में वो उससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। मुक्सिम उसका हाथ पकड़े कदम बाहर की जाने बढ़ाए। मुक्सिम और अलीसा सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए तो सामने खाने की टेबल पर घर के तमाम अफराद मौजूद थे। सरबराही कुर्सी पर बीजान, उनकी दाईं जानिब आलिम अहमद और उनके साथ रसिया बेगम बैठी थी, जबकि उनके सामने समरा बेगम, साथ रफ़ीक साहब, अफराह के वालिदैन बैठे थे और उनके साथ अफराह। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने बारी बारी सलाम लिया। अलीसा ने धीमी आवाज़ में सलाम किया, जबकि सबकी नज़र बेहासा अलीसा पर उठी तो वो बेचारी कन्फ्यूज सी हो गई। वालेकुम सलाम, कैसी हो मेरा बच्चा? आलिम अहमद उठते उसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए बोले। मैं ठीक हूँ अंकल। अलीसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अलीसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अभी वो कुछ और बोलती कि मुझसे उसका हाथ पकड़ा और कुर्सी घसीट कर उसे बिठाया और साथ वाली कुर्सी पर खुद परचुमान हो गया, जबकि वहाँ बैठे सब अफराद का मुंह हैरत से खुल गया। जो कभी खुद पानी का गिलास हाथ से ना पकड़े, वो आज अलीसा के लिए कुर्सी घसीट कर उसे बिठा रहा था। माशाल्लाह, हमारी बहू तो बहुत प्यारी है। बीजान नहार सी होती हुई बोली। और तुम मियाँ ज़रा हमारे कमरे में तशरीफ़ लाना, हमें कुछ बातें करनी है तुमसे। बीजान ने मुक्सम को संजीदगी से कहा, जिस पर वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता रह गया। भाभी जान कैसी हैं आप? अफरा चेक कर बोली। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हो? अलीसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं बिल्कुल ठीक। चलिए मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये है बीजान, हमारी दादी अम्मा, और ये है माँ जी और ताया जान, मतलब आपके सासू सर, और ये है आपके चचा और चाची तो सर, यानी मेरे मामा पापा, और मुक्सम भाई की छोटी बहन यानी आपकी नंद। और अभी हमारी फैमिली एक और मेंबर रहता है जो यहाँ मौजूद नहीं है, वो अमेरिका गया हुआ है। अफरा ने मुकम्मल तारुफ करवाया, जबकि जहाँ सेब के शिखर पर मुक्सम का रंग बदला, लेकिन वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर गया। अलीसा मुस्कुराकर सबसे मिली और नाश्ता करने लगी। तो जनाब, आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आपको कौन सी इतनी जल्दी थी जो आपसे एक दिन का इंतज़ार नहीं हुआ? हालिम साहब अब मुक्सम से मुहातिब थे। बस सब्र नहीं हुआ, मैंने सोचा कल जो इतनी फॉर्मेलिटी में पढ़ना है ये काम मैं खुद ही कर लूँ। मुक्सम ने आराम से जवाब दिया। गधे कहेंगे, शर्म नहीं आती सबके सामने ऐसी बातें करते हुए? बहन बीच में बैठी है, माँ बैठी है, बीवी बैठी है। हालिम साहब का तो पारा ही हाई हो गया। अच्छा, चलें कोई बात नहीं, मैं बाद में बता दूंगा, आपको फिक्र ना करें। मुक्सम अब भी बात सा आया, जबकि हालिम साहब हैरान थे। मुक्सम ने आज से पहले ऐसी हरकतें नहीं की थी। वो बहुत संजीदा रहता था। नालायक इंसान, अब तुम बाप के सामने ऐसी बातें करोगे? हालिम साहब गुस्से से बोले, जबकि सबको अलीसा की हंसी की आवाज़ सुनाई दी।
جو عالم صاحب کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی، وہ جو تب سے محسن کی کلاس لگتے دیکھ اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ عالم صاحب کے نالائق انسان یعنی اس کا فیوریٹ لفظ بولنے پر کنٹرول نہیں کر سکی۔ کیا بات ہے مسز، بہت ہنسی آ رہی ہے، روم میں چلیں پھر ٹھیک سے ہنساؤں گا۔ محسن تھوڑا سا جھک کر علیزہ سے سرگوشی نما آواز سے بولا تو علیزہ کی ہنسی کو فوراً بریک لگی، وہ چہرہ جھکا گئی۔ یہ تم میری بیٹی سے کیا بول رہے ہو؟ ہاں، جو بولنا ہے مجھ سے بولو۔ عالم صاحب کی توبوں کا رخ ابھی بھی محسن کی طرف ہی تھا۔ اور تم بچے جتنا مرضی ہنسو، یہ گدھا تمہیں کچھ بھی کہے فوراً مجھے بتانا۔ عالم صاحب علیزہ سے بولے اور مسکرا کر فوراً ہاں میں سہیل آ گئی، جبکہ وہاں بیٹھے سب لوگ محسن کی ترکت بنتے دیکھ اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ ناشتے کے بعد افرا علیزہ کو گھر دکھانے لے گئی، جبکہ محسن اب بی جان کے کمرے میں موجود تھا جہاں سب موجود تھے۔ محسن نے انہیں حقیقت بتا دی تھی اور محتاط رہنے کو بھی بول دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہ مسئلہ حل کرو، پھر ہم دھوم دھام سے تمہاری شادی کریں گے۔ اور وہ بچی ہے، تم اسے ایسے ہی اٹھا لائے ہو، اسے اس کے گھر والوں سے ملا کر لے آؤ۔ بی جان نے محسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اسے باہر نہیں لے کر جا سکتا بی جان، میں نے اچانک اسے منظر سے اس لیے غائب کیا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ علیزہ کہاں ہے۔ میں چچا جان کو بولوں گا وہ علیزہ سے مل جائیں آ کر۔ محسن نے وضاحت پیش کی تو بی جان سہیل آ گئی۔ ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، امید کرتے ہیں کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا، بی جان سنجیدگی سے کہنے لگی، جبکہ سب نے سوال نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ ہم چاہتے ہیں مقسم اور جہاں زیب کی شادی ایک ساتھ ہو۔ رفیق، ہم تم سے افرا کا ہاتھ مانگتے ہیں اپنے جہاں زیب کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری بچی ہمارے گھر میں رہ جائے۔ بی جان نے رفیق اور ان کی بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ آپ کی پوتی ہے، ہم سے پہلے آپ کا حق ہے اس پر۔ رفیق صاحب بہت ادب سے بولے۔ بی جان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بس جہاں زیب سے پوچھ لیجیے گا۔ سمرا بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر جہاں زیب واپس آتا ہے تو ہم اس سے بات کرتے ہیں اور مقسم کا مسئلہ حل ہوتے ہی ان کی شادی کی تاریخ رکھیں گے، بی جان نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور سب مسکرا دیے۔